नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल परिवार की डोर में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी आज की कहानी है इंसानियत। एक ही आंगन में खेले, एक ही मां के आंचल में पले बड़े दो भाई मनोज और साहिल आज जिंदगी के दो अलग अलग सिरों पर खड़े थे। बड़ा भाई मनोज शहर का एक नामी गिरामी व्यापारी था। दौलत उसके कदम चूमती थी और शोहरत उसके आगे पीछे घूमती थी। उसका आलीशान घर, डिजाइनर कपड़े और बड़ी बड़ी पार्टियां उसकी शोहरत का आलम बया करती थी। लेकिन इस चमक दमक ने उसे ऐसा घमंडी बना दिया था कि इंसानियत और रिश्ते उसकी नजर में फीके पड़ चुके थे। उसकी पत्नी रंजना भी उसी साचे में ढली थी। उसके लिए लोगों की कीमत उनके बैंक बैलेंस और कपड़ों की चमक से तय होती थी। वहीं छोटा भाई साहिल अपने ऑटो की स्टीयरिंग थामे अपनी जिंदगी की गाड़ी खींच रहा था। उसकी आमदनी मामूली थी, पर उसका दिल सोने का था। उसकी पत्नी शीतल, जिसके चेहरे पर संतोष और होठों पर मीठी मुस्कान हमेशा खिली रहती, गरीबी में भी घर को स्वर्ग बनाए रखती थी। दोनों पति पत्नी नेक दिल और नरम स्वभाव के थे। दोनों भाइयों के स्वभाव का फर्क अक्सर छोटी छोटी बातों में दिख जाता था। हुआ यूं था कि एक बार उनकी मां सावित्री जी को डेंगू बुखार हो गया। वो रहती तो छोटे बेटे साहिल के साथ ही थी, लेकिन खबर मनोज को भी दे दी गई। साहिल तुरंत अपना काम छोड़कर घर पहुंच गया। मां को सरकारी अस्पताल में दिखाकर दवाइयां दिलवाई। बुखार ज्यादा था। शीतल ने उनके माथे पर गीली पट्टियां रखनी शुरू कर दी, हल्दी वाला दूध तैयार किया और समय पर दवाइयां देने लगी। मां की हर जरूरत का ध्यान दोनों पूरी लगन से रख रहे थे। मनोज भी अगले दिन शाम को मीटिंग खत्म करके पहुंचा। कमरे में आकर उसने पूछा, कैसी है आप मां? सावित्री जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पहले से अच्छी हूं और जल्दी ही पूरी तरह ठीक हो जाऊंगी। साहिल और शीतल मेरी बहुत सेवा कर रहे हैं। इतने में शीतल ताजे फलों का रस निकालकर ट्रे में लेकर आई। साहिल वही पास खड़ा था। मनोज ने पूछा, अच्छा, किस डॉक्टर को दिखाया है? साहिल ने सहजता से कहा, सरकारी अस्पताल के डॉक्टर को दिखाया है, वही दवाई दे रहे हैं। ये सुनते ही मनोज चौंक गया। मनोज की भौहें तंग गई। सरकारी अस्पताल? उसकी आवाज आधा गुस्सा आधा हैरानी थी। मां का क्या खाक इलाज होगा वहां? प्राइवेट अस्पताल में क्यों नहीं दिखाया? पैसों की कमी थी तो मुझसे मांग लेते। वो जेब में हाथ डाल ही रहा था कि सावित्री जी ने रोकते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है प्राइवेट अस्पताल की। वैसे भी जितना ख्याल साहिल और शीतल मेरा रख रहे हैं, अस्पताल में ना भी दिखाऊं तो भी ठीक हो जाऊंगी। मनोज ने यह सुनकर नाखुशी से चेहरा फेर लिया। मैं चाहूं तो शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर यही बुला सकता हूं, लेकिन ऐसे घर में बुलाऊंगा तो मेरी ही बेइज्जती होगी। वो तुरंत मोबाइल निकालकर एक नामी डॉक्टर को कॉल करने लगा। फोन पर डॉक्टर को मां की हालत बताई और फिर कॉल काटते ही बोला, डॉक्टर ने कहा है कि नारियल पानी पियो और बकरी का दूध लो। इतना कहकर उसने जेब से 7,000 रुपए निकालकर मां के हाथ पर रखते हुए कहा, ये लो, अपने लिए नारियल पानी और बकरी का दूध मंगवा लेना। इसी बीच शीतल रसोई से ताजा फलों का जूस लेकर आई। भैया, भाभी, ये जूस ले लीजिए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, मुंह बनाया और बिना हाथ लगाए कहा, नहीं, इच्छा नहीं है जूस पीने की। चलिए, अब देर हो रही है, हमारी शाम की फ्लाइट है। रंजना ने खड़े खड़े कहा, अपना ध्यान रखना मां जी, और मनोज के साथ दरवाजे की ओर बढ़ते हुए जैसे राहत की सांस ली। उसके बाद दोनों का फोन तक नहीं आया मां का हालचाल जानने के लिए। सावित्री जी की आंखों में अपने बड़े बेटे और बहू की बेरुखी चुभ गई, जबकि साहिल और शीतल की सेवा ने उनके दिल को ठंडक पहुंचाई। रंजना अपने देवर और देवरानी को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। जब भी साहिल और शीतल उनके आलीशान घर पर जाते, रंजना की नजरें उनके साधारण कपड़ों पर टिक जाती। वो सोफे पर बिछी महंगी चादर को ऐसे ठीक करती मानो उनके बैठने से मैली हो जाएगी। शीतल,
कभी कुछ ढंग के कपड़े भी पहन लिया करो। हमेशा ये सस्ती सी साड़ियां पहने रहती हो। वो अक्सर ताना कसती और फिर कहती, मेरे पास बहुत सी ड्रेसेस और सूट्स पड़े हैं जिन्हें मैं सिर्फ 1 या 2 बार पहना है। इससे ज्यादा तो मैं कोई ड्रेस पहनती भी नहीं। चाहिए तो ले जाओ। ऐसी ऐसी ड्रेसेस है जो तुमने देखी भी नहीं होगी। साहिल ये बातें सुनकर खून का घूंट पीकर रह जाता, जबकि शीतल मुस्कुराकर जवाब देती, ईश्वर ने हमें जितना दिया है हमारे लिए काफी है। समाज और रिश्तेदारी में भी मनोज और रंजना का बोलबाला था। हर कोई उनकी अमीरी की तारीफ करता। उनकी बहन मंजू भी अपने अमीर भाई पर जान छिड़कती थी। उसे लगता था कि मनोज से ही उसकी अपने ससुराल में इज्जत है। जल्द ही वो मौका भी आ गया जब रिश्तों की असली परख होनी थी। मंजू की बेटी की शादी तय हो गई। मंजू और उसके पति खुद एक शानदार कार लेकर मनोज के घर पहुंचे। घंटों बैठे, चाय नाश्ता किया और बड़े भाई भाभी को शादी में आने का मान भरा न्योता दिया। वहीं साहिल के घर एक नौकर के हाथ ही शादी का कार्ड भिजवा दिया गया। मंजू ने अपनी मां सावित्री जी को तो फोन करके कहा, मां आपको तो आना ही है, लेकिन छोटे भाई और भाभी का हाल तक न पूछा। शादी का दिन नजदीक आने लगा। सावित्री जी का दिल अपने छोटे बेटे की हालत सोचकर बैठा जा रहा था। उन्होंने एक दिन मनोज से कहा, बेटा मनोज, शगुन में बहुत ज्यादा पैसे मत देना। कुछ ऐसा देना कि तुम्हारा छोटा भाई भी बराबरी कर सके। समाज में उसकी भी इज्जत रह जाएगी। मां की ये बात सुनकर मनोज और रंजना हंस पड़े। रंजना बोली, मां जी, हम अपनी हैसियत के हिसाब से देंगे। इसमें साहिल की बराबरी कहां से आ गई? हम पूरे 58,000 रुपए देंगे, एक पैसा कम नहीं। आखिर हमारी भी समाज में एक इज्जत है, रुतबा है। मनोज ने भी अपनी पत्नी की हां में हां मिलाई। वो तो जैसे इसी मौके की तलाश में था जहां वो अपनी अमीरी का खुलकर प्रदर्शन कर सके। मां का दिल बैठ गया। इधर साहिल भी चिंता में घुल रहा था। वो भी अपनी भांजी की शादी में दिल खोलकर खर्च करना चाहता था, लेकिन ऑटो चलाकर दिन के कुछ सौ रुपए कमाने वाला इंसान 58,000 रुपए के शगुन का सिर्फ ख्वाब ही देख सकता था। शीतल ने अपने पति का चिंतित चेहरा देखा तो उसका हाथ थाम कर बोली, आप क्यों परेशान होते हैं? रिश्ते पैसों से नहीं, प्यार और आशीर्वाद से निभाए जाते हैं। हम जो भी देंगे दिल से देंगे। फिर भी पति की चिंता देखकर उसने हिम्मत जुटाई। सुनिए, मेरे पास मां के दिए हुए 2 कंगन हैं, हम उन्हें बेच देते हैं। साहिल ने तड़प कर इंकार कर दिया, नहीं शीतल, तुम्हारे गहने मैं हरगिज नहीं बेचूंगा। मैं अपने दोस्त से कुछ उधार लेने की कोशिश करता हूं, लेकिन उसकी वह कोशिश भी नाकाम रही। दोस्त ने भी अपनी मजबूरी बताकर हाथ खड़े कर दिए। शादी से एक दिन पहले जब साहिल और शीतल किसी काम से मनोज के घर गए तो रंजना ने जहर बुझे शब्दों में कहा, साहिल, तुम्हें और शीतल को तो शादी में जाना ही नहीं चाहिए। तुम्हारे ये साधारण कपड़े और छोटा मोटा शगुन देखकर लोग क्या कहेंगे? खामख्वाह अपनी बहन की बेइज्जती करवाओगे उसके ससुराल में। ये सुनकर साहिल का दिल टूट गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके आत्मसम्मान पर कड़ा प्रहार किया हो। वो जवाब देना चाहता था, लेकिन छोटे होने की मर्यादा ने उसे रोक लिया। भाभी के शब्दों से वो आहत हो चुका था, परंतु फिर भी भारी मन से दोनों ने शादी में जाने का फैसला किया। अगले दिन साहिल अपनी मां और पत्नी को अपने पुराने ऑटो में बिठाकर शादी के वेन्यू पर पहुंचा। तभी पीछे से हॉर्न बजाती हुई एक चमचमाती ब्रांड न्यू लग्जरी कार आकर रुकी। मनोज बड़ी शान से कार से उतरा, जिसे वो उसी दिन 95 लाख में शोरूम से निकलवा कर लाया था। पूरी शादी में बस मनोज और रंजना के ही चर्चे थे। मनोज ने सबके सामने अपनी बहन के हाथ में 58,000 रुपए का मोटा लिफाफा पकड़ाया और अपनी अमीरी का रौब दिखाया। वही साहिल ने शर्मिंदगी से नजरें झुकाए चुपचाप एक कोने में अपनी बहन के हाथ में 3,100 रुपए का छोटा सा लिफाफा थमा दिया। पूरे समारोह में उन्हें महसूस हो रहा था कि बिना पैसे के रिश्तों में कोई कदर नहीं होती।
कोई मनोज की पर्सनालिटी की तारीफ कर रहा था, तो कोई रंजना के लाखों के गहनों और डिजाइनर साड़ी की। साहिल और शीतल साधारण कपड़ों में एक कोने में खड़े थे। लोग उनके सामने से ऐसे गुजर रहे थे जैसे वे वहां हो ही नहीं। मंजू और उसके पति ने भी औपचारिक कैसे हो के अलावा कोई बात नहीं की, जबकि बड़े भाई भाभी को अपनी बेटी के ससुराल वालों से बड़े गर्व से मिलवा रहे थे। सावित्री जी का दिल अपने छोटे बेटे के इस अपमान से रो रहा था। वो मन ही मन भगवान से उसकी तरक्की की दुआ कर रही थी। खैर, शादी संपन्न हुई। बेटी की विदाई का समय आया और भारी मन के साथ मंजू ने अपनी बेटी को विदा किया। डोली के साथ दुल्हन का भाई यानी कि मंजू का बेटा भी गया, जैसा कि रस्म होती है। विदाई के बाद लगभग सभी मेहमान लौट चुके थे। मंजू और उसके पति के साथ शीतल और मनोज का परिवार था। टेंट वाले अपना सामान समेटने की जल्दबाजी में थे। इसी आपाधापी में एक मजदूर का पैर फिसला और लोहे का एक भारी पोल सीधा मंजू के पति सुरेश के सिर पर आ गिरा। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। अगले ही पल मंजू के पति सुरेश के सिर से खून का फव्वारा छूटा और वो जमीन पर गिर पड़े। मंजू की चीख ने उस सन्नाटे को तोड़ा। कोई मदद करो, इन्हें अस्पताल ले चलो। उसकी नजरें सबसे पहले अपने अमीर और साधन संपन्न भाई मनोज पर पड़ी। भैया, जल्दी गाड़ी निकालिए, देखिए कितना खून बह रहा है। मनोज अपनी जगह से हिला, लेकिन उसके कदम कार की ओर बढ़ने से पहले ही ठिठक गए। उसकी आंखों के सामने एक तरफ खून से लथपथ जीजा थे और दूसरी तरफ उसकी नई नवेली बेदाग कार की चमचमाती सीटें। उसके दिमाग में एक पल को इंसानियत और भौतिकवाद के बीच एक लड़ाई छिड़ गई। खून के धब्बे, नई कार की सीटें खराब हो जाएंगी। ये धब्बे आसानी से नहीं जाते। ये सब एक सेकंड में उसके दिमाग से गुजर गया। वो अपनी जगह से टस से मस न हुआ। उसे परवाह थी अपनी नई नवेली कार की, जिसकी कीमत 95 लाख थी। साहिल, शीतल और सावित्री जी उसके इस व्यवहार पर हैरान थे। उसी समय सावित्री जी बोली, मनोज बेटा, देख क्या रहा है, जल्दी से गाड़ी लेकर आ। मनोज ने एक अजीब से तर्क के साथ बोला, आज ही शोरूम से गाड़ी निकलवाई है, पूरी 95 लाख की है, खून से गंदी हो जाएगी। ये सुनकर मंजू और सावित्री जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस भाई पर वो इतना नाज करती थी, उसका ये रूप देखकर वे सन्न रह गई। तभी पीछे से फटफट की आवाज आई। साहिल अपना ऑटो लेकर वहां पहुंच गया था। उसने एक पल भी नहीं गवाया। जल्दी से टेंट वालों की मदद से अपने जीजाजी को ऑटो में लिटाया और तेजी से अस्पताल की ओर दौड़ पड़ा। मंजू का चेहरा पीला पड़ चुका था और शीतल सुरेश के सिर की पट्टी को संभालते हुए लगातार हिम्मत बंधाती जा रही थी। जैसे तैसे साहिल पूरे ट्रैफिक को चीरते हुए अपने घायल जीजा को लेकर अस्पताल पहुंचा। भीतर पहुंचते ही कंपाउंडर ने फौरन स्ट्रेचर बुलाया और सुरेश को इमरजेंसी रूम में ले जाया गया। थोड़ी देर में डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, काफी खून बह चुका है, आपको फौरन AB पॉजिटिव ब्लड का इंतजाम करना होगा, वरना हालात बिगड़ सकते हैं। साहिल के माथे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गई। कुछ ही देर बाद चमचमाती कार हॉर्न बजाते हुए अस्पताल के गेट पर रुकी। मनोज और रंजना उतरते ही तेज कदमों से अंदर आए। सावित्री जी भी उनके साथ थी। सबके चेहरे पर बनावटी हैरानी और चिंता का मिलाजुला भाव था। मनोज जोर से बोला, कहाँ है जीजा जी, क्या किसी चीज की जरूरत है? डॉक्टर ने पास आकर कहा, ब्लड चाहिए और तुरंत, AB पॉजिटिव ग्रुप। इतना सुनते ही मंजू ने एकदम से कहा, भैया, आपका ब्लड ग्रुप तो AB पॉजिटिव है ना, प्लीज। कुछ पल के लिए सबकी निगाहें मनोज पर टिक गई। वो हल्का सा अटका, जैसे दिमाग में कई बहाने ढूंढ रहा हो। तभी रंजना ने तेजी से बात काटी, मंजू, तुम्हें पता है ना, तुम्हारे भैया की तबीयत पिछले कुछ महीनों से ठीक नहीं चल रही। ऐसे समय ब्लड देंगे तो इन्हें खतरा हो सकता है। मनोज ने भी हल्के से सिर हिला दिया। डॉक्टर ने मना किया था, रिस्क लेना ठीक नहीं।
अस्पताल का माहौल कुछ सेकंड के लिए ठहर सा गया। मंजू की आंखों में दर्द और निराशा साफ झलक रही थी। तभी आगे बढ़कर शीतल ने बिना कोई नाटक किए कहा, मेरा ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है, मैं देती हूं। मुझे कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी नहीं है। डॉक्टर ने तात्कालिकता को देखते हुए तुरंत उसकी जांच की और फिर कुछ ही देर में सुरेश के शरीर में खून चढ़ाना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने राहत की आवाज में कहा, अब खतरा टल गया है, कुछ देर में इन्हें होश आ जाएगा। पूरा परिवार चैन की सांस लेने लगा। लेकिन इस बीच जो सच्चाई सभी के सामने खुल चुकी थी, उसने रिश्तों के तराजू को पलट कर रख दिया। भाई होने के बावजूद मनोज पीछे हट गया। वही शीतल ने आगे आकर वो कर दिखाया जो असल में अपनेपन की मिसाल थी। और साहिल ने जो हिम्मत दिखाई थी, सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। अब मंजू की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि पश्चाताप के थे। उसने अपने छोटे भाई के हाथ पकड़ लिए और बोली, मुझे माफ कर दे साहिल, आज तूने मुझे दिखा दिया कि इंसान दिल से अमीर होता है, पैसे से नहीं। जिस दौलतमंद भाई पर मैं इतराती थी, उसने आज मेरे सुहाग को बचाने से इनकार कर दिया और तूने मेरे पति को नई जिंदगी दी। होश में आने के बाद मंजू के पति भी अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा थे। उन्होंने साहिल से हाथ जोड़कर माफी मांगी और तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। आज मंजू और सुरेश जान चुके थे कि असली शगुन तो रिश्तों का प्यार और अपनापन ही था, जिसे दौलत की चमक में वे देख ही नहीं पाए थे। थोड़ी देर बाद मनोज सुपरमार्केट के बैग में महंगे फलों और जूस की बोतलें लेकर इमरजेंसी वार्ड में दाखिल हुआ। चेहरे पर एक बनावटी चिंता और होठों पर हल्की मुस्कान थी। उसने मंजू के पास पहुंचकर जोर से कहा, देख मंजू, मैं जीजा जी के लिए ताजा जूस लाया हूं। डॉक्टर ने कहा होगा कि इन्हें कमजोरी होगी, इसलिए ये जरूरी है। मंजू ने उसकी तरफ देखा, लेकिन चेहरे पर कोई अपनापन नहीं था। कुछ पल चुप रही, फिर ठंडे लहजे में बोली, भैया, जब 5 मिनट पहले इनकी जान बचाने के लिए आपका खून चाहिए था, तब तो आप पीछे हट गए और अब ये सब दिखावा कर रहे हो। उधर मेरे पति का सिर फट गया था, उनकी जान जा रही थी और आपको अपनी 95 लाख की गाड़ी की पड़ी थी। एक पल भी नहीं सोचा आपने ये कहने से पहले कि मेरे पति के खून से आपकी गाड़ी गंदी हो जाएगी। कमजोरी तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, लेकिन जो भरोसा टूट गया है उसे वापस कैसे लाओगे? अब मनोज के चेहरे पर वो आत्मविश्वास नहीं था जो कुछ देर पहले दिख रहा था। वो जैसे जवाब ढूंढते ढूंढते खामोश हो गया। सावित्री जी, जो अब तक सब चुपचाप देख रही थी, अपने गुस्से को और दबा नहीं पाई। मनोज, अब ये दिखावा छोड़। रिश्ते उस धागे की तरह होते हैं जो एक बार टूटते हैं तो जोड़े नहीं जुड़ते, और जोड़ने की कोशिश भी की जाए तो गांठ पड़ जाती है। भले ही तूने अपनी जिंदगी में खूब कामयाबी हासिल की, लेकिन जब जिंदगी ने तुझे असल कसौटी परखा तो तू फेल हो गया बेटा। ऐसी दौलत और शोहरत का क्या फायदा अगर जरूरत के वक्त तू अपने लोगों के काम ही ना आ सके। वार्ड में माहौल भारी हो गया। रंजना, जो आमतौर पर हर बात में तेज बोलती थी, इस बार चुप थी। उसकी नजरें फर्श पर टिकी थी और चेहरा फीका पड़ चुका था। अपनी चमचमाती गाड़ी में बैठकर वे दोनों बुझे मन से वापस लौट गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दौलत दिल की अमीरी और रिश्तों का प्यार है, न कि चमक दमक और भौतिक सुख। साहिल और शीतल की सादगी और निस्वार्थ सेवा ने जहां एक परिवार को जोड़े रखा, वहीं मनोज और रंजना की दौलत और घमंड ने उनके रिश्तों में दरार डाल दी। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जब जिंदगी की असली कसौटी सामने आती है तो इंसानियत और अपनेपन का महत्व हर चीज से ऊपर होता है। रिश्ते पैसे से नहीं बल्कि दिल से निभाए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपके ये कहानी अच्छी लगी है और दिल को छू गई हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए। कमेंट में लिखकर बताइए कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। और अगर आप ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।